Hello friends, today we have start the for 11th standard students. Normally कोरोना की वजह से और एडमिशन प्रोसेस सब चल रहा है, तो हमने थोड़ा सा जानबूझ के लेट किया है। एक स्कूल में स्टार्ट शायद हो चुका है, बट 11th में नॉर्मली जो एडमिशन होता है वो 10 जून आफ्टर दैट मीन्स रिजल्ट 10th के रिजल्ट के बाद और 10 जून के बाद ही नॉर्मल क्लास स्टार्ट होते हैं। सो वी आर नॉट लेट, हम लेट नहीं हैं, वी आर स्टार्टेड ऑन टाइम, हमने ऑन टाइम ही स्टार्ट किया है, हमारे पास पूरा टाइम है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली we'll learn one by one topic deeply, हर एक टॉपिक को डीपली स्टडी करने वाले हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज 11th हमारा बेस है, दैट मीन्स जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1 2 3 4 अल्फाबेट जो बेसिक्स हमारे लर्न करते हैं, कॉमर्स के लिए ये 11th स्टैंडर्ड एक्चुअली 11th है, बट वो हमारे लिए 11th नहीं बट फर्स्ट स्टैंडर्ड है। कॉमर्स के लिए हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड है, क्योंकि अकाउंटिंग टर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो ये समझ लेना कि 11th में तुमने जितना बेस्ड वर्क किया है, 11th में आप जितना बेस्ड वर्क करो उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, इतने ज्यादा डाउट्स तुम्हारे नहीं आने वाले हैं। फिर हर एक चैप्टर वाइज जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने, एंड जो बेसिक रूल्स अकाउंटिंग के जो रूल्स है जो हम 11th में क्लियर करेंगे उसी रूल्स को तुम्हें अप्लाई करना है। और कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं, अकाउंट है या स्टैटिस्टिक्स है, ओसी है या इकोनॉमिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे तुम्हारे जितने भी बेसिक फंडा है वो इम्पोर्टेंट है। तो ऑलवेज कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 11th में बोर्ड की एग्जाम नहीं होने वाली, तो 11th को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे कि 10th बोर्ड एग्जामिनेशन थी, बोर्ड की एग्जाम करते हैं, 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है, तो वहां पे हम इम्पोर्टेंस देते हैं, वहां पे हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। बट एग्जैक्टली वो हमारी मिस्टेक है। ज्यादा से ज्यादा सपोज कि तुम्हें हार्ड वर्क करने की रिक्वायरमेंट है किसी भी फील्ड में, तो बेसिक में होगी। तो बेसिक क्लियर होंगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारे लिए बेसिक है, हम बहुत ही स्लो जाएंगे, क्योंकि बेसिक फंडा जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक मीन्स आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगे। 11 और 12 लाइक ए टेक्सचुअल बेसिस है, तो कई बार हम रिजल्ट भी बहुत अच्छा ले लेंगे क्योंकि पर्टिकुलर फिक्स सिलेबस। बट आफ्टर 12 तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाओ, तुम सीए कर रहे हो या सीएस में जा रहे हो, वहां पे मीन्स वास्ट सिलेबस है। तो जितने तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो समझने में तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लाइक तुम 1 सम कर सकते हो, तुम 10 सम कर सकते हो पर डे इवन। बट कई बार ऐसा होता है कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो 100 सम के बराबर है। तो ये बेनिफिट हमें मिलना है, ये बेनिफिट हम लेने वाले हैं कि हमें ये बेनिफिट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही हम आगे जाएंगे। मैंने देखा है बहुत बार कि एकदम बुक अर्थवॉर्म जैसे हो जाते हैं, बुक के जैसे रट्टा मार मार के रीडिंग कर रहे हैं, बट वो हमें अर्थवॉर्म नहीं होगा। मेरे व्यू पॉइंट से मैं बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस के थ्रू, तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वही स्टूडेंट्स आगे सीएस थ्रू क्लियर कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को थ्रू क्लियर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट जब बेस क्लियर होता है तो आगे कोई इश्यू नहीं हो रही। सो वी टुडे वी स्टार्ट दी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, एंड आई नो, मुझे पता है कि आपने 10th में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में, यानी कि तुम्हारे मैथमेटिक्स का एक पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स, वो पोर्शन में तुमने मीन, मीडियन एंड मोड वो चैप्टर किया हुआ है। एंड इट इज नोन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी हियर इन स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हमें मेनली जो बात करूं तो 3 पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं। एक मीन, मीडियन एंड मोड। एंड यू ऑलरेडी स्टडीड दिस पॉइंट इन स्टैंडर्ड 10, आपने ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड 10 में किए हुए हैं। तो तुम्हारे लिए यू आर दी फैमिलियर
for mean or median or mode. So we can say that you are familiar with this chapter. ये chapter के साथ आप familiar हो, आपने ये chapter किया हुआ है. So इतना difficult है नहीं, बहुत ही simple है. mean find करना है तो क्या फॉर्मूला है. और 9th में आपने presentation of data करके चैप्टर होगा तुम्हारा, जो जिसमें तुमने स्टडी अबाउट दी क्लास की स्टडी की होगी. क्लास यानी कि यहाँ पे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं. तो पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो थोड़ा इजी रहेगा तुम्हें ये सब. इन 9 आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर स्टडी किया, तो ये सब कुछ तो तुम्हारा फैमिलियर आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, बेसिक तुम्हारे फंडा क्लियर है. फिर भी एक बार नीचे रिवीजन हो रहा है हमारा, तो छोटा सा रिवीजन हम कर ले एक बार. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अनग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा होता है. जो इन्फॉर्मेशन से हमारे जो डेटा है उसको हम सबसे पहले बात करूँ तो इसके डेटा है. सबसे पहले जो बात करेंगे तो सबसे पहला काम है तुम्हारा डेटा, और वो डेटा को तुम्हें प्रेजेंट करना है. तो या तो मीन्स डेटा ओरिजिनल फॉर्म में यानी कि अनग्रुप डेटा होगा, और या तो तुमने उसे मीन्स यानी क्लासिफाई किया हो तो ये मीन्स डेटा ग्रुप डेटा बन जाएगा. ये सब तुम्हें नॉलेज है. फिर भी हम मीन्स थोड़ा सा चैप्टर्स है हमारा सेकंड जो उसमें हम रिवीजन करने वाले हैं, बट तुम ये चैप्टर्स से फैमिलियर हो. सो ऑनलाइन स्टडी में जितना फैमिलियर हम कर रहे हैं तो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, क्योंकि तुम्हारा एक टाइप ऑफ रिवीजन हो रहा है. तो अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा, तो अनग्रुप डेटा दैट इज द ओरिजिनल फॉर्म है कि जिसमें वैल्यू, देन अनग्रुप डेटा दैट क्या है तुम्हारे पास ओनली एक्स की वैल्यू दी है, दैट मींस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू. तो यहाँ पे मींस हम समझ सकते हैं कि ओनली वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन आर गिवन, और द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन. हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू सिर्फ वैल्यू दे दी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमें 10 का रिजल्ट आ रहा है, तो पर्टिकुलर मीन्स यानी स्टूडेंट्स के परसेंटेज स्टडी करते हैं. तो क्योंकि मेरे पर्टिकुलर क्लास में भी 30 स्टूडेंट्स हैं, तो सपोज मैंने सबके रोल नंबर दे दिए. तो फर्स्ट नंबर यानी कि रोल नंबर फर्स्ट, उसके मार्क्स कितने हैं 20. तो ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन 20. 30 में से मार्क्स आ रहा है 21, देन यहाँ पे हो रहा है 28, देन 18, देन 15, देन 29, देन 26, 24. तो दैट ओनली दैट कॉलम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ये तुम्हारा है वो है अनग्रुप डेटा. जो ओरिजिनल फॉर्म है वो तुमने मींस यानी वो डेटा तुमने कलेक्ट कर लिया है, तो दैट इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा. एंड सेकंड इज ग्रुप डेटा. तो ग्रुप डेटा को तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. ग्रुप डेटा को एक है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, और एक है मींस दैट सेकंड इज कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी. तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ये, और ये कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनने वाला है. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मली जब भी हम कोई सम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें वो चेक करना है कि मीन जो ग्रुप डेटा है और ग्रुप डेटा है. जो ग्रुप हुआ तो फिर तुम्हें वो डिसाइड करना है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटीन्यूअस. सॉरी. तो ये अनग्रुप डेटा और ये ग्रुप डेटा है. तो ये पहले तो मीन्स हमें बेसिक
वो क्लियर करना है कि तुम्हारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट की है या फिर अनग्रुप डेटा है। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूला आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। जैसा डेटा तुम्हारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। So that now in discrete frequency distribution में means value of observation xi and the frequency fi मेंशन किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी fi का मीनिंग क्या है? तो फ्रीक्वेंसी fi का मीनिंग है the observation is repeated how many times। एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं xi fi का, तो क्लियर हो जाए। फ्रीक्वेंसी हर बार fi का मीनिंग क्या है हमें समझ में आना चाहिए। वी नो दैट fi इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है क्या? तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है वो समझ लो कि लाइक मैंने यहाँ पे 21, 22, 23 ऐसे मेंशन किया है ऑब्जर्वेशन है। तो समझ लो कि 23 के सामने 3 लिखा हुआ है, 25 के सामने 5 लिखा है, 23 के सामने 2 लिखा है। तो दैट इसका मीनिंग हो रहा है कि the observation 21 is repeated 3 times। यानी कि जो अनग्रुप डेटा में मैं उसे कन्वर्ट करूं तो ये 21 यानी कि 3 टाइम्स कहीं ना कहीं पे रिपीट हो रहा है। फिर ये 22 कितनी बार है? क्योंकि 22 5 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 और ये 5 टाइम्स हो गया। फिर 23 कितनी बार है? क्योंकि 23 2 टाइम्स है, तो ये 23 और ये 20। तो ये अनग्रुप डेटा बन गया। बट ये अनग्रुप डेटा को हमने प्रेजेंट किया है ग्रुप डेटा में और उसमें भी हमने उसे डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो डिस्क्रीट तो समझ लो अच्छे से fi क्या मेंशन कर रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड यानी ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्लियर फ्रीक्वेंसी वाला। और सेम वे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होगी तो xi मींस क्लास फॉर्म में होगा। xi क्या है तुम्हारे पास? यहाँ पे समझ लो कि क्लास होंगे और फ्रीक्वेंसी fi, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी fi। तो क्लास लेंथ हम क्लास के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। तो क्लास तो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लास है और डिटेल में थोड़ा जाएंगे तो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लास। inclusive class and exclusive class. There are 2 type of class. One is inclusive and the second is exclusive class. वो बाद में डिस्कस करेंगे जब भी रिक्वायरमेंट है और डिटेल में मींस 1 by 1। मैंने पहले तुम्हें बताया चैप्टर में स्टार्टिंग में कि हम कॉन्सेप्ट बेसिस पर जाने वाले हैं। हम जिसमें जितना भी एक पॉइंट है उसे कंसीडर करेंगे। तो डीपली स्टडी करनी है हमें यहाँ पे। सो पहले ये क्लियर करते हैं नॉर्मल 1 2 एग्जांपल्स लेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए और जिससे तुम फैमिलियर हो पॉइंट हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें, तुम्हारा रिवीजन हो जाए। सिर्फ मिन की डिस्कशन करेंगे आज। तो मिन में कितने पॉइंट्स हम स्टडी करने वाले हैं? तो मिन में सबसे पहले तुम्हें एरिथमेटिक मिन में तुम्हें सबसे पहले एरिथमेटिक जो नॉर्मल हम उसे एवरेज वैल्यू बोलते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं उसे? दैट्स एन एवरेज वैल्यू एंड इज डिनोटेड बाय x बार। नॉर्मली हमें पता है तो ऑब्जर्वेशन x ले रहे हो तो x बार, y ले रहे हो तो y बार। नाउ दैट्स हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन। कंबाइनिंग 2 और 3 ग्रुप्स हैं और वो सभी ग्रुप्स को कंबाइन करके मीन टोटल का जो मीन फाइंड करना है दैट इज कॉल्ड कंबाइनिंग। नेक्स्ट हम फाइंड करने वाले हैं दैट्स द वेटेड मीन और ज्योमेट्री। So, in 11th standard, we learn the arithmetic mean, combined mean,
वेटेड मीन और जियोमेट्रिक मीन। एंड में भी ये सभी मीन हमने ऑलरेडी 10th में किए हुए हैं, तो इतना टिपिकल है नहीं। अरिथमेटिक मीन है हमारा फर्स्ट पॉइंट, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे एवरेज वैल्यू से और चेक करते हैं अरिथमेटिक मीन। तो सिंपल है अरिथमेटिक मीन, पर जैसे मैंने स्टार्ट मीन यहाँ से छोटा सा ड्रॉ किया है। नॉर्मली 11th में सेंट्रल टेंडेंसी के और वो सभी फॉर्मूलाज हैं, मीन मीडियन एंड मोड, वो उसी पर डिपेंड करते हैं तुम्हारे डेटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक चीज हम अगेन क्लियर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले तुम डेटा कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और वो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए टू टाइप से, या तो उसे अनग्रुप डेटा में प्रेजेंट कर दो, अनग्रुप, या तो फिर वो ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में एज इज इंफॉर्मेशन मैंने पहले ही बताया, और ग्रुप डेटा है तो उसमें डिस्क्रीट, और सेकंड है वो है कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस में मींस क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्लास, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट्स इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लास। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब प्रिपेयर करेंगे तब ये क्लास इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव। जब हम मीडियन फाइंड करेंगे तो मींस हमारे लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। मोड फाइंड कर रहे हो तो हमारे लिए n इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री पॉइंट हम फाइंड करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो तब वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी में हम अनग्रुप डेटा, टुडे वी लर्न दी और दी सो द एग्जांपल ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो अनग्रुप डेटा में भी मींस यानी टू मेथड्स हैं, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज शॉर्टकट मेथड। कई बार शॉर्टकट में लॉन्ग लगती है, तो लॉन्ग है वो शॉर्टकट लग रही है, कोई बात नहीं। क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला डिस्कस करते फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले हम इस फॉर्मूला को अच्छे से सॉल्व करेंगे, यानी कि फॉर्मूला को भी अच्छे से चेक करेंगे। तो फॉर्मूला में सिंपल है, x बार इज इक्वल टू summation x upon n. Here we know very well x is equal to, x हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है, x क्या है ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। जैसे कि मैंने सिंपली कोई सम ले लो 5 और 10 ऑब्जर्वेशन लेके, तो ये वैल्यू है। अब हमें करना क्या है, तो सिंपल है, उसका टोटल निकालेंगे, दैट्स सब्मिशन x एंड n इज इक्वल टू क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन का टोटल हमने किया है। हमने 5 ऑब्जर्वेशन का टोटल यहाँ पे लिया था कि भी 10 ऑब्जर्वेशन हमारे हैं, तो 10 ऑब्जर्वेशन का टोटल इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो x क्या है, तो x शोज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सब्मिशन x इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ observation, that's the summation x and n is equal to number of observation, n is equal to number of तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अनग्रुप डेटा है हमारे पास यानी इंफॉर्मेशन, उसका मीन फाइंड करेंगे। और शॉर्टकट मेथड में x बार इज इक्वल टू a प्लस सब्मिशन bi अपॉन n। ये डेविएशन जो है वो मीन्स जब तक स्टेटिस्टिक्स करते जाएंगे तब तक ये डेविएशन वाले पॉइंट्स आते ही रहेंगे। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले किया था कि कॉन्सेप्ट बेसिस पर करना है हमें, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। एक बार तुम डेविएशन को अच्छे से समझ लो, डेविएशन के पॉइंट क्लियर करो, तो यही टॉपिक तुम्हें 12th में आने वाला है, यही टॉपिक तुम्हें आगे हायर स्टडी में आने वाला है। सो जितने भी हम टॉपिक्स करेंगे तो जितने कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को हमें माइंड में सेट करना है, सबको सेट नहीं करना है।
पूरा सम कर लिया याद हो गया 2 3 4 5 टाइम्स बार बार रट्टा मारते गए, ऐसा नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट को 5 टाइम्स करो, ये कॉन्सेप्ट को 10 टाइम्स करेंगे तो दैट हेल्प। तो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए फिर तो किसी भी सब्जेक्ट में देन इंटरेस्टिंग लगेगा हमें। इन शॉर्ट बोलूं तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और स्कोरिंग भी हम इजीली कर सकते हैं। तो x bar is equal to a plus सबमिशन di अपॉन n। अब डिस्कस करते हैं कि a is equal to क्या है, di is equal to क्या है, n is equal to क्या है वैल्यू। तो a that means a is equal to assuming, a is equal to assuming, assumed means का मीन assume की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, तुम किसी भी वैल्यू को assume कर सकते हो। बट ये हम ऐसे assume करेंगे कि जैसे हमारा कैलकुलेशन इजी हो, हमारे लिए वो कन्वीनियंट रहे। तो assume a is equal to assume मीन है तो उसे ऐसे assume करने वाले हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। नाउ di इंपॉर्टेंट है, समझ लेना है कि जो d is equal to di यानी कि जो डेविएशन है, डेविएशन है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो उसे हम कि किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे जो मीन्स मेथड हम यूज कर रहे हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। तब मीन्स di इक्वल टू यहाँ पे वी गेट दी डेविएशन, तो डेविएशन बाय एज्यूमिंग, यहाँ पे जो डेविएशन हमें मिल रहा है वो है डेविएशन बाय एज्यूमिंग। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डेविएशन वाले टॉपिक में 2 टाइप से डेविएशन निकालेंगे, डिस्कस करें। यहाँ तो bi डेविएशन इज इक्वल टू या तो तुम्हारा डेविएशन xi माइनस a, xi माइनस a, तो समझ लेते हो उसे अच्छे से। xi माइनस a दैट मींस ये क्या है तो समझ लो, इजी है बहुत ही, दैट्स वेरी सिंपल। हियर वी सब्ट्रैक्ट द कांस्टेंट a, कांस्टेंट a की कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू है जो हमने एज्यूम की हुई है। सो हियर वी सब्ट्रैक्ट द एज्यूम्ड मीन और कांस्टेंट नंबर फ्रॉम द वेरिएबल x और फ्रॉम द ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। x के जितने भी वेरिएबल पहली वैल्यू उसमें से किसी एक कांस्टेंट नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया है एंड इसे एज्यूम किया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड अ डेविएशन फ्रॉम assumed mean, डेविएशन फ्रॉम assumed mean। और एक डेविएशन तुम्हारा जो मिलने वाला है दैट्स xi माइनस x बार एंड इट्स कॉल्ड, तो अच्छे से समझ लेना ये दोनों पॉइंट, 12th में भी ये टॉपिक आने वाला है। जो शॉर्ट सम कई बार जो कंफ्यूजिंग वाले हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तब भी जो टिपिकल सम्स आएंगे जहाँ पे भी जो क्वेरी होती है, डाउट्स हो रहे हैं, तो वो ये सॉल्व करेंगे कि ये मेथड में ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे कि यस ये अपने डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन है या डेविएशन फ्रॉम मीन है। दैट्स कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। दोनों में डिफरेंस था, ये एज्यूम मीन है और ये मीन है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब भी तुमने जो डेविएशन निकाला है, यानी कि एक xi है तुम्हारे पास यहाँ पे 3-4 वैल्यूज है, अब ये वैल्यूज में से तुमने माइनस a या फिर xi माइनस x बार करके वैल्यू निकाली यहाँ पे, यानी कि डेविएशन लिया है। अब ये दोनों डेविएशन हमने फाइंड कर लिए, प्रैक्टिकली ये उसे सॉल्व करेंगे, चेक करने वाले हैं कि क्या हो रहा है। ये डेविएशन मींस xi माइनस a है, तो दैट इज कॉल्ड अ डेविएशन फ्रॉम अस्यूमिंग। ये क्या है, डेविएशन फ्रॉम अस्यूमिंग। और xi माइनस x बार तो वो मेंशन कर रहा है डेविएशन फ्रॉम मीन। अब एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि द सबमिशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन xi माइनस x बार इज ऑलवेज 0। समझ रहे हैं, किसी भी सम को तुम सॉल्व कर रहे हो तो डेविएशन फ्रॉम अस्यूम मीन इज 0। तुम उसका टोटल फिर निकालो, सभी डेविएशन यानी मैंने यहाँ पे xi माइनस x बार कर दिया, xi माइनस x बार, और जो वैल्यू मिल रही है और ये टोटल में करने जाओ xi माइनस x बार तो इज इक्वल टू 0 होगा। सपोज कि 0 नहीं आ रहा है तो हमने कहीं ना कहीं पे सब्ट्रैक्शन या कोई वैल्यू में मिस्टेक की है। एंड सबमिशन
of deviation from assumed mean is not equal to 0, यानी कि ये सिंपल है कि तुम्हारा ये डेविएशन 0 हो रहा है, ये नहीं, तो सबमिशन bi is not equal to 0 होने वाला है। assume mean में से लिया है तो यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे assume mean हमारे पे डिपेंड कर रहा है कितना assume करना है। तो सबमिशन bi, तो bi का मीनिंग क्या है वो समझ लेना है यहाँ पे। तो bi दैट्स डेविएशन bi is equal to xi minus a, assume करेंगे किसी वैल्यू n is equal to number of observation and x we know x bar, that's the mean of observation, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ x, मीन ऑफ x, कुछ भी मेंशन कर सकते हो तुम, डिपेंड। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब उसके प्रैक्टिकल सम देखेंगे और दोनों पैटर्न से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से, तो और क्लियर होगा हमारा। क्या करते हैं, कोई एक सम देखिए। ओके चलो, मीन्स यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ले लेते हैं ओरली। xi 15, 20, 10, 35, 40, ओके 5 ऑब्जर्वेशन लेते हैं। मीन्स एक छोटा सा सम लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले। ये मैंने 5 ऑब्जर्वेशन ले लिए, तो मुझे मीन्स यहाँ पे मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीन्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट। तो फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू सबमिशन x अपॉन n। तो यहाँ पे ये सबमिशन निकालेंगे, 5 + 5 10, 1 कैरी कर देते हैं, 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5 + 3 8 + 4 8 + 4 यानी कि 12। Now simple number of observations, so 1 2 3 4 5, so n is equal to 5 and the submission x, the sum of x is equal to 120। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मिस कर लेंगे 120 डिवाइड बाय n is equal to 5। तो सिंपल है, 5 × 10 5 × 20, so x bar is equal to 24। सिंपल, तो ये बहुत ही सिंपल है। नाउ द सेकंड शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन bi अपॉन n। तो पहले bi फाइंड कर लेंगे, bi इज इक्वल टू xi माइनस a। तो डेविएशन में अगेन मैंने मेंशन किया था कि ऑब्जर्वेशन की वैल्यू xi है और ऑब्जर्वेशन की वैल्यू में से किसी कांस्टेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। तो a इज इक्वल टू, ये हमारे पे डिपेंड कर रहा है कि a कितना एज्यूम करना है। तो यहाँ पे सपोज कि मैं a 20 को ले लूं, या भी सपोज कि आपको नेगेटिव di नहीं चाहिए, प्लस माइनस में मिस्टेक होने के चांसेस लग रहे हैं, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसे एज्यूम कर लो, सबसे लोएस्ट वैल्यू को एज्यूम कर लो, तो भी बहुत सिंपल है। मैं ये 20 की जगह पे समझ लो कि ये सेम एक और पैटर्न से सम कर रहा हूँ, xi माइनस a, और मैं a इज इक्वल टू यहाँ पे चलो 10 लेके सम कर रहा हूँ, यानी यही सम में 2 टाइम्स कर रहे हैं डिफरेंट एज्यूमेंट से। यहाँ पे मैंने एज्यूमेंट 20 लेके सम सॉल्व किया है, यहाँ पे मैं एज्यूमेंट 10 लेके सम सॉल्व कर रहे हैं। दोनों पैटर्न चलो चेक कर लेते हैं एक बार और क्लियर हो जाएगा। di इज इक्वल टू xi माइनस a, तो xi इक्वल टू यहाँ पे क्या है 15 माइनस 20, तो 15 माइनस 20 आंसर क्या हुआ -5, 20 माइनस 20 आंसर क्या है 0, 10 माइनस 20 आंसर क्या है -10, 35 माइनस 20 आंसर क्या है 15 और 40 माइनस तो आंसर है 20। अब यहाँ पे टोटल करेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर हैं, तो नेगेटिव का टोटल कितना हो रहा है, तो -10 -5 -15, और पॉजिटिव का टोटल कितना है, तो 35, तो 35
तो ये -15 दोनों का नेट यानी कि सबमिशन DI और D इज इक्वल टू 20 कितना होना है 20। ये सब पहले सॉल्व कर लेते हैं। A इज इक्वल टू एज्यूम मीन हमने एज्यूम कितना किया है 20 तो ये हो गया 20 प्लस सबमिशन DI तो ये तुम्हारा सबमिशन DI कितना है 20 तो ये हो गया 20 डिवाइड बाय 5 n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5 तो ये हो गया 20 प्लस 20 डिवाइड बाय 5 यानी 4 इज इक्वल टू 24 ऐसे बस वेरी सिंपल बहुत ही सिंपल है कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। और एक बात मैं फिर से करता है कि भाई ये नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं कहीं पे प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो जाए तो कोई बात नहीं यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है तो भाई 10 तो ये इक्वल टू हमने 10 एज्यूम कर लिया है तो 10 इन 10 15 माइनस 10 कितना हो रहा है 5 20 माइनस 10 तो 10 10 माइनस 10 0 35 माइनस 10 25 और 40 माइनस 10 30। अब ये टोटल क्या हो रहा है 5 प्लस 5 10 0 1 कैरी कर लो 1 1 2 प्लस 2 4 5 6 7। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x bar is equal to a plus submission di अपन a is equal to assuming यहाँ पे मैं assume कितना किया है 10 वेरी सिंपल है तो ये हो गया 10 प्लस सबमिशन di तो सबमिशन di यहाँ पे सबमिशन di is equal to कितना मिल गया हमें 70 तो ये हो गया यहाँ पे 70 and divide by 5 तो 70 divide by 5 यानी 14 तो 10 plus 14 is equal to आंसर हो गया 24 तो x bar is equal to 24। और भी टिप पे है अभी कि तुम इनटू c कर सकते हो ये एज्यूमिंग की फॉर्मूला में x bar is equal to a plus submission bi upon n into c भी फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं जो तुम्हें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है यानी कि तुम्हारी इक्विवेशन से डायरेक्ट और शॉर्टकट यही है बट ये फॉर्मूला भी मैं अप्लाई कर सकते हैं दैट कैन बी वो डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा डेविएशन तुमने कैसे निकाला यहाँ डेविएशन में डिवाइड किया हो तो वहां पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बट वो है नहीं अभी वो भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो सब भी हम क्लास में होंगे लाइव जब हम क्लास में आएंगे तब और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जो लाइव हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हों में लाइव डिस्कस कर रहे हैं बट अभी ओरली जितने कॉन्सेप्ट है और उसमें डीप में जितना हो रहा है वो हम करेंगे और करेंगे ओके तो थैंक यू वेरी मच। उसी टाइप के जिन हम प्रैक्टिस करेंगे एक्स्ट्रा घर पे और जो आगे है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।